स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूं आपको कि आपको अगर ये लग रहा हो कि वीडियो देख लेने से ऑर्गेनिक आ जाएगी, यकीन मानिए नहीं आएगी। ऑर्गेनिक अलग चीज है यार, उसमें थॉट डेवलप करनी पड़ेगी, आपको क्लास पार्टिसिपेशन देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि सर मैंने ऐसे सोचा है तो ये ऐसे होना चाहिए। क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के 5 तरीके हो सकते हैं। एक बच्चे से बात करूंगा वो एक तरीका बताएगा, मेरे दिमाग में एक आया मैंने वो बता दिया, बाकी के ये 4 तरीके खराब हो रहे हैं। कई सारे तरीके हैं आप उसको सॉल्व करने के। अब आपके दिमाग में क्या है, हो सकता है आप OH जोड़ दो, हो सकता है आप क्लोरीन जोड़ दो, बाद में क्लोरीन हटा करके ये कर दो, सर ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, तो ही ऑर्गेनिक आएगी, अदरवाइज ऑर्गेनिक नहीं आएगी। अब आप देख लीजिए आपको कैसे करना है, क्योंकि आजकल अब टीचर का कनेक्शन है नहीं फ्रंट टू फ्रंट, तो सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो ये चीज आप देख लीजिए कैसे करना है आपको। समझदारी दिखाने की बात है, मैं बता रहा हूं ये साल आपको समझदारी दिखाने का है कि आप 12th का बच्चा कितना मिच्योर और कितना समझदार है। आज नंबर उसी के आएंगे। अब यहाँ पे कोई मैं तो आऊंगा नहीं घर पे, तुम्हारे डेली मुझसे इंटरेक्शन नहीं है। चलिए क्वेश्चन कीजिए एक। आप लोग बनाइए बेंजीन टू आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ट्राई करना यही वाला। चलो उसको भी करते हैं, पहले इसको करो प्रोपाइल बेंजीन। जो होमवर्क है वो भी करा देते हैं। ट्राई करना जरा एक बार। पहले इसमें एक सेकेंड। हाँ ये आपके पास बेंजीन है, बोलो। पहले डाल देंगे CH3Cl और AlCl3। CH3Cl और एनहाइड्रस है ना, AlCl3। ये इसको ले लेगा प्लस वाला, इस पर अटैक करा देगा, आपने बना दिया टोलुइन। एक बात बताओ। हाँ बोल सर, अगर इसमें CH3 की जगह C2H5 डाल दे तो वो भी लग सकता है? हाँ बिल्कुल लग सकता है, इसके CH3 का ठेका थोड़ा ना, C2H5 सीधे डाल दे। तो सर फिर तो वो डाला क्यों, एक कार्बन और बढ़ जाएगा है। ये ले भाई, ये कर ले। अब सर फिर इसमें हम सर इसको ऑक्सीडेशन करा देंगे। नहीं, क्यों? 2 कार्बन आ गए ना। हाँ तो फिर ऑक्सीडेशन करा देंगे। हाँ तू बोल कुछ। आइसोप्रोपाइल बेंजीन। फिर 2 बार वो करना पड़ेगा सर ग्रीक मैथ के। क्या क्वेश्चन यही था ना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाना था। और किसी के दिमाग में कुछ? 2 बार एक ही रिएक्शन 2 बार नहीं कराते ना, सामने लोग पता लगेगा उसको गिरनार क्या रहा, कुछ नहीं आता, बेइज्जती हो जाती है उससे। चलिए बेवकूफ आदमी। हाँ सीधे लगा दे, पता नहीं है इधर उधर क्यों भाग रहा है तेरा दोस्त। सीधा लेना क्यों, क्या दिक्कत है, ये ले लगेगा नहीं डायरेक्ट। खत्म, बन गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन। यही गेम है देख, AlCl3 कितना सही काम करता है। क्यूमीन इसी को बोलते हैं। हाँ क्यूमीन बोलते हैं इसको। हाँ क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। चलिए सर। हाँ क्या था, होगा क्या था? प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉल टू इथीन, यही था। हाँ बोलो, किसी के दिमाग में कुछ आया हो, किसी ने करा हो, बुक खोल ली और रजिस्टर खोला हो तो। हाँ बोलो। सर पहले डीकार्बोक्सिलेशन करा देंगे। डीकार्बोक्सिलेशन अल्केन का कैसे कराओगे बेटा बताओ? सर प्रोपेनॉल है ना। अच्छा सॉरी, प्रोपेनॉल का डीकार्बोक्सिलेशन कैसे करोगे, बोलो क्या डालूं? NaOH का CO की प्रेजेंस में 3:1 की प्रेजेंस। बेटा वो एसिड होता है, सोडियम सॉल्ट होता है एसिड का, ये थोड़ा ना होता है, अल्कोहल में थोड़ा ना लगता है वो। पढ़ो, सोडा लाइम कैसे यूज करता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे काम करता है। पहले इसका ऑक्सीडेशन कराएं। हाँ ये है कि इसका पहले ऑक्सीडेशन कराओ। क्या डालूं? KMnO4 डालूं एसिडिक मीडियम में, प्रोपेनॉइक एसिड बन जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन सोडियम
फिर इसका सोडियम से रिएक्शन करके इसका सोडियम सॉल्ट बना लो कोरोना की तरह। और ये बैलेंसी पूरी करना है ना। हाँ अब बोलो तलत क्या बोल रही थी तुम, जो भी था। अब इसका निकालो। करा देंगे तो हाँ करो, NaOH कैल्शियम ऑक्साइड और यहां लिखो सोडा लाइम। अच्छा सुनो इधर, अगर आप ये भूल जाते हैं कि सोडा लाइम इसको बोलते हैं, समझ रहे हो कि भूल गए कि सोडा लाइम क्या था, बट सोडा लाइम याद है, तो इसको हटा करके सोडा लाइम भी लिख देना तो भी काम चल जाएगा। मैं बता रहा हूं, बट मेरे पेपर में लिखोगे मैं तो नहीं दूंगा नंबर। सोडा लाइम करोगे, एक कम कार्बन का बन गया, ये बन गया इथेन। हाँ बेटा अब बोल, अब बोल। फिर सर उसके बाद हम इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे और इसको अल्कोहल बना देंगे, फिनॉल बना देंगे। इथेन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इफ यू नो। सर इसका क्लोरीनेशन, हाँ ये है। अगर आप इथेन पे फंस जाते हो और आपको OH निकालना है तो आप इसका क्लोरीनेशन करा दो लाइट की प्रेजेंस में, और इसको एक्सेस में लिख देना। तो यहां से निकलने का एक तरीका है कि आप इसका क्लोरो बना दो। क्लोरो के बाद में इसमें आप डाल दो एक्वस KOH, तो इसमें वाटर ऐड हो जाएगा CH3CH2OH। या फिर अब फिर इसमें डाल दो कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन, तो ये आपके पास बन जाएगा। या फिर यहीं पर आप एक्वस की जगह अल्कोहलिक KOH डाल दीजिए, तो यहां से क्लोरीन और यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, अल्कीन आपका डायरेक्ट बन जाएगा। लिख लीजिए। सर हाँ सर मैंने तो कुछ और किया है। बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड रुक जाओ, पहले आप इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो, फिर आपसे ही बात करता हूं। क्योंकि रिएक्शन आप ऐसे ही याद रख पाओगे इस तरह से कि हाँ भाई इसमें ये डालेंगे ये डालेंगे। अगर आप अलग से बैठ करके रिएक्शन याद करोगे तो याद नहीं होगी। चलो हाँ बेटा बोल, क्या कह रही हूँ। सर मैंने ना पहले डिहाइड्रेशन कर लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 रुको, रुको, रुको। केल्विन पे डाल दिया। कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन पे डाला, आपने बना दिया प्रोपीन। ठीक है, अब इसका ओजोनोलिसिस ओजोनोलिसिस, मुझे पता था ये बोलने वाली है। O3 और जिंक ऑक्साइड डालते ना, हाँ और ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, हाँ। ये बन जाएगा आपका CH3 इथेनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। फिर आप इसको यूज करोगे। हाँ क्या करोगे, फिर मैंने LiAlH4 डाल दिया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, इसमें बन गया आपका इथेनॉल। फिर दोबारा से मैंने डिहाइड्रेशन करवा दिया, कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, ये भी ठीक है। O3, ये दो स्टेप, इसको ऐसे लिखा करो O3, और जिंक के साथ वाटर भी डालते हैं ना, यस सर। है ना। हाँ तो ऐसे लिखा करो O3 जिंक। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, जो तू कह रहा था ना पिछले क्लास में, है ना, ये ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। तो ये जो रिएक्शन है याद करनी पड़ेगी आपको। फिनॉल रिएक्टिव होता है एयर से, बट अगर हम इसमें सोडियम डाइक्रोमेट डालते हैं Na2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, ठीक है, और एयर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें आपका ये बनेगा, इसको हम बोलते हैं क्विनॉन, है ना। ये कमर्शियली यूज्ड अल्कोहल्स, कमर्शियली यूज्ड अल्कोहल्स। पहला मीथेनॉल, मीथेनॉल इसको हम बोलते हैं वुड स्पिरिट। देखिए, इट इज प्रिपेयर्ड बाय destructive distillation, it is prepared by destructive distillation of wood,
wood. It can be prepared by catalytic hydrogenation of CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइड्रोजन से रिएक्शन करा करके भी आप मिथेनॉल बना सकते हो, ठीक है। बट ये कि आपको डालना पड़ेगा जिंक ऑक्साइड, Cr2O7, Cr3O7, ये सब याद करने वाली बात है। और इसमें हाई प्रेशर, क्योंकि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हो आप, आसान नहीं होता ये। 200 से 300 एटीएम पर, 573 से लेकर 673 केल्विन पर, इतना कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मिथेनॉल। प्रॉपर्टीज ऑफ मिथेनॉल लिखिए इसमें। कलरलेस लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन, 337 केल्विन, highly poisonous, can cause death and blindness, अगला लिखिए इथेनॉल, देखिए इसमें, it is prepared या formed by fermentation। ब्रेकिंग में लिखिए फर्मेंटेशन क्या होता है, एनारोबिक लिखो ना, इनएरोबिक क्या होता है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ सुक्रोज, C12H22O11, इसमें इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो आपके पास बन जाएगा ग्लूकोज। और फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज है और ये ग्लूकोज है, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है, C6H12O6, ओके, ग्लूकोज। अभी जाइमेज एंजाइम में फिर इसमें अल्कोहल बनेगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और ये सॉल्यूशन लीवो रोटेटरी होता है, तो डेक्स्ट्रो से लीवो बनता है, इसीलिए इन्वर्टेज जो एंजाइम यूज हुआ है उसका नाम इन्वर्टेज रखा है। आइए प्रॉपर्टीज अल्कोहल की, ये बॉइलिंग पॉइंट कोई पूछता नहीं है, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं करना। लिखिए प्रॉपर्टीज में, कलरलेस, फ्रीजिंग पॉइंट -78 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए पहाड़ों में अल्कोहल दारू को यूज करते हैं, क्योंकि वो जमती नहीं इतनी आसानी से, -78 डिग्री सेल्सियस पर जमेगी। कैसा, हमारे तो फ्रिज में रखकर जम जाती है, उसमें पानी मिला होता है, ठीक है, तो वो पानी जम जाता है बहुत सारा -78 डिग्री सेल्सियस। आगे लिखे इन्फ्लेमेबल, हाईली इन्फ्लेमेबल, इतनी ज्वलनशील होती है कि घर तक जल जाते हैं इससे। थर्ड पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इंडस्ट्रियल अल्कोहल, ये मैंने कहानी 10th में भी सुनाई थी कि भाई अल्कोहल जब बनता था तो उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब भेजते थे, क्योंकि अल्कोहल का यूज, जो प्योर अल्कोहल का यूज होता है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री बोले तो मेडिसिन इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री में होता है, तो प्योर अल्कोहल को ट्रांसपोर्ट करा जाता है, तो उसके जो मजदूर थे वो उसको पी जाते थे और फिर उसमें पानी मिला देते थे, तो मजा आ जाता था उनको।
तो उसको रोकने के लिए इन लोगों ने उसमें मिथेनॉल मिलाना शुरू करा। मिथेनॉल कॉपर सल्फेट डाल करके उसका कलर वाला गंदा कर देना शुरू कर दिया और वहां लिख दिया कि अब ये जहरीला हो गया है। तो उसको अनफिट बना दिया गया था, अल्कोहल को पीने के योग्य नहीं था। उसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। तो वो करते थे ये लोग, बट लोग अब फिर भी ऐसे ही हैं। लिख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इंडस्ट्रियल अल्कोहल अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग क्या क्या मिलाते थे, पायरिडीन, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट इसमें मिलाते थे टू गिव कलर गंदा कर देते थे, देखने में गंदा लगे मतलब। एंड मीथेनॉल, पायरिडीन पता है आपको, ये होता है पायरिडीन। एंड मीथेनॉल। तो अगर किसी इंडस्ट्री में मतलब प्योर अल्कोहल चाहिए तो वहां पे जब भेजते हैं ना, वहां पे इसको फिर सेपरेट कर देते हैं। हो जाता है ना? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। चलिए, एंड मिथेनॉल कॉमा इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। चलिए सर, आगे हेडिंग डालिए ईथर। ईथर, ईथर बनाना है हमें। पहला लिखिए फ्रॉम जीएमपी है ना, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फ्रॉम अल्कोहल। देखिए क्यों टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। अगर आप इथेनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं 443 केल्विन पर, और यही रिएक्शन आप अलग टेम्परेचर पर करा देते हैं 413 केल्विन पर, तो दोनों में डिफरेंस है। इसमें तो डिहाइड्रेशन होगा और अल्कीन बनता है, बट इसमें क्या होता है, इसके दो मॉलिक्यूल यूज होते हैं इस तरह से, और इसमें से वाटर निकलता है, और ये दोनों जुड़ते हैं तो आपके पास ईथर बनता है। इसीलिए रिएक्शन का टेम्परेचर याद रखना। इसको मैंने लव यू से याद कराया था, इसको आप याद कर सकते हैं लव आई यू। इसका मैकेनिज्म देख लीजिए, सिलेबस में है इसलिए करा देते हैं। रिएक्शन है ये, पहला तो वही है कि H2SO4 जो है वो H प्लस और HSO4 माइनस में टूटेगा। फिर ये H प्लस जो है अटैक करेगा, इसको हम बोलेंगे प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। ये कई बार करा हुआ है आपने, एक स्कूल में तो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल की ही रिएक्शन पूछ ली थी। अब ये दूसरा मॉलिक्यूल काम करेगा अपना, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और यहां पर ये इस पर अटैक कर देगा और ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। हाइड्रोजन अलग होगी तो क्या बनेगा देख लीजिए, CH3 CH2OH, और ये पूरा मॉलिक्यूल आ जाएगा। ठीक है, मतलब H यहां से निकलेगा और ये यहां से निकलेगा। भाई समझना, ऐसे समझ लो, इससे खींचेगा, इसके पास प्लस आ गया, इसके पास नेगेटिव है, ये आकर के इस पर अटैक कर देगा, तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, ये मिलकर के वाटर निकालेगा और ये इस पर अटैक कर देगा, तो ये बनेगा आपके पास CH2 CH3 प्लस वाटर।
इस तरह से। और नेक्स्ट स्टेप में ये जो बना है ये अपना प्रोटॉन अलग कर देगा। अच्छा, ये कोई देखता नहीं है, सब अंदाजे से चलता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा, तो हम इसको वैसा ही हुआ होगा मान लेते हैं। H+ और ये H+ फिर से इसके पास चला जाता है। लिख लीजिए। टाइम कम होता है। चले साहब, चलिए, सबसे ज्यादा अल्कोहल में से जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता है वो टॉपिक है विलियमसन सिंथेसिस। हेडिंग डालिए, विलियमसन सिंथेसिस। रिएक्शन बहुत इजी है बट उसके प्रोपेगेंडा बहुत बड़े बड़े हैं। देखिए, विलियमसन सिंथेसिस, हैलाइड और सपोज करो आपके पास RX और RX ONA की रिएक्शन है। सिंपल दिख रहा है, NaX निकल जाएगा और आपके पास बन जाएगा ROR' प्लस NaX। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। लिख लीजिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, है ना। फॉर एग्जांपल OCl प्लस ONA, या कोई भी ले लो, एक कार्बन का भी ले सकते हैं, ऐसा मत समझना कि 2 ही कार्बन का लेना है, अलग अलग भी ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन कराओगे NaCl अलग हो जाएगा और आपके पास बन जाएगा ये मिथॉक्सी मीथेन, सिंपल, सॉरी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। चलिए क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन करना। थ्री डिग्री हैलाइड प्लस CH3ONA, इसमें बनाइए, और CH3 चलिए बनाइए। देखिए यहां पर से क्लोरीन और यहां से सोडियम अलग हुआ, ये बन गया आपके पास CH3OCH3। यहां पर से सोडियम और यहां पर से क्लोरीन अलग हुआ, तो आपके पास बन गया ये वाला। अलग है, लिख लीजिए।
और इसको लीजिए काट। पार्टीशन में इसीलिए कराया क्योंकि इसमें एक पंगा है। लिखिए, पहले आप यहां लिखिए। देखो बेटा, अभी आपने नहीं पढ़ा है, आप हेलो हेलो एल्केन में पढ़ेंगे। मैं बता भी दूंगा थोड़ी देर बाद शॉर्ट में कि ये होती है एसेंट। लिखिए, द रिएक्शन ओबेज एसेंट टू मैकेनिज्म। क्या होता है बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ लिख लीजिए मैकेनिज्म। ठीक है, एसेंट टू का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड। दो तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, SN1 और SN2। क्लियर है, हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर दो प्रोबेबिलिटी बनती है। एक, ये सब्स्टिट्यूशन करे क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, स्टेबल है, सब्स्टिट्यूशन कर सकता है। लेकिन सोडियम एल्कोक्साइड ये एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है। RONA प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन कंडीशंस। और जब ये स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया है तो स्ट्रॉन्ग बेस के केस में सब्स्टिट्यूशन इतनी आसानी से नहीं होता। स्ट्रॉन्ग बेस के केस में सब्स्टिट्यूशन तब हो सकता है जब आपका 1 डिग्री हैलाइड हो। कॉपी के टॉप पर एक बात लिखना, वैसे एलिमिनेशन सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं नहीं कराऊंगा इतना, सिर्फ 1-2 लाइनें लिख लीजिए। लिखिए, स्ट्रॉन्ग बेस के केस में एलिमिनेशन तब होगा जब 1 डिग्री हैलाइड है। जब 1 डिग्री हैलाइड है, क्लियर। तो यहां पर 1 डिग्री हैलाइड की होने की वजह से यहां पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जब स्ट्रॉन्ग बेस यहां डाला है तो RONA, तो स्ट्रॉन्ग बेस की कंडीशन में 3 डिग्री हैलाइड जो है ये 2 रास्ते अपना सकता है, या तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। 2 रास्ते हैं। हाँ, तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन कंडीशन है और यहां पर हैलाइड 2 डिग्री या 3 डिग्री दिख जाता है तो सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाता। ये क्या करेगा, एलिमिनेशन। मतलब कह सकते हो मींस एलिमिनेशन, ये लाइन याद रखना, एलिमिनेशन कंपीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। तो एलिमिनेशन जीत जाता है। मतलब ये हो गया कि एलिमिनेशन इसमें ज्यादा होगा, सब्स्टिट्यूशन इसमें कम होगा, जिसकी वजह से एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन में क्या होता है, यहां से इधर करा देता हूं मैं, है ना। इसको इसी वाले बॉक्स में लिखना कि रिएक्शन होती कैसे है। अब यहां से क्लोरीन निकलेगा और यहां पर CH2 हाइड्रोजन और यहां से हाइड्रोजन निकलता है, यह है एलिमिनेशन। ये दोनों एलिमिनेट होंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास ये वाला प्लस HCl। एक चीज और देखिए, आप वो जगह निकालिए जहां पर हमने 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने की कोशिश करी थी कॉपर की प्रेजेंस में। पन्ना पलटिए। पहले तो हमने ये लिखा था कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है ना, याद है 2 रिएक्शन थी। और फिर नीचे हमने कॉपर या NH3 डाल करके उसमें अल्कीन बनाई थी, है। और वहां ये लिखा था कि 3 डिग्री हैलाइड इज मोर प्रोन फॉर एलिमिनेशन, है। यही वाला प्रोडक्ट बनाया होगा, ये वाला है। बोलो, क्या कह रहा है कोई, है ना। तो वहां पे भी हमने यही करा था, कुछ भी डाला था 3 डिग्री हैलाइड में आपके पास अल्कीन बनी थी।
तो यहां पे भी अल्कीन बनेगी। सही रिएक्शन ये है, लिख लीजिए इसको। अगर सब्स्टिट्यूशन हो जाता तो आपका प्रोडक्ट सही होता, बट एलिमिनेशन कंपीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेसिक एल्कलाइन कंडीशन प्रोवाइडेड बाय सोडियम एल्कोक्साइड। लिखिए इसमें, कॉपी के टॉप पर लिखिए, साइड में लिखिए, सीधी बात नो बकवास। क्या सीखा हमने? सीधी बात नो बकवास। देखिए, विलियमसन सिंथेसिस में हैलाइड 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, बस। दूसरी बात, फॉर SN2 मैकेनिज्म, ये आप आगे पढ़ेंगे बट मैं यहां लिखा देता हूं, फॉर SN2 मैकेनिज्म रिएक्टिविटी ऑर्डर 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड और 3 डिग्री हैलाइड। अब देखिए, सबसे कम सब्स्टिट्यूशन दिखाने की कोशिश किसकी है? 3 डिग्री हैलाइड। चलिए क्वेश्चन लिखिए, ये ध्यान से करना, ये पूछ लेगा आपसे, और एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल भी है ये वाला जो मैंने कराया है। ईथर बनाने के काम आती है, तो कहीं भी इंटर कन्वर्जन में ईथर बनाना है तो एक बार विलियमसन सिंथेसिस के बारे में जरूर सोचें। अच्छा, ये फिनोल का फिनोक्साइड आयन नहीं हुआ, ये फिनोल है, इसका आयन फिनोक्साइड हो गया, एक्स हो गया, सोडियम फिनोक्साइड लिखवाया भी इतनी बार। ठीक है, फिर वही विलियमसन सिंथेसिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। वन डिग्री हैलाइड है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसका नाम क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम बोलते हैं, जो फेमस नेम है वो क्या है? एनिसोल। और एक बार 12th में क्वेश्चन आ गया था कि आप एनिसोल की रिएक्शन इससे कराइए। अब लोगों को एनिसोल ही नहीं पता था तो कहां से कराएंगे? मिथोक्सी बेंजीन नहीं लिखा उसने, इसका बड़ा भाई भी याद होगा आपको, फेनिटॉल। लिखवा चुका हूं ये नाम में। क्वेश्चन लिखिए, वाई ईथर हैव लो बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल्स? वाई ईथर्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल्स? बिल्कुल भाई, ईथर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर से होती है, खुद से नहीं होती है, जबकि वाटर की अल्कोहल की अल्कोहल से भी हो जाती है, वाटर से भी घुल जाती है। तो अल्कोहल और ईथर दोनों पानी में सेम घुलते हैं, क्योंकि दोनों पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, लेकिन ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ईथर नहीं बना पाता, अल्कोहल बना लेता है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल स्ट्रांगली हेड रहते हैं, तो आपके पास हाई टेम्परेचर लगता है। लिख लीजिए इसको, अल्कोहल्स फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड alcohol forms intermolecular hydrogen bond, hence it has high boiling point, hence it has high boiling point. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के भी दिखा दो, इसमें कंजूसी मत करा करो, जो चीज आती है वो तो आती है कम से कम। But ether cannot form intermolecular hydrogen bond, hence its boiling point is comparatively low. लिखिए, chemical properties of ether। यहां पर आप एक चीज लिख लीजिए, बेसिक आइडिया या एलिमेंट्री आइडिया ऑफ SN1 SN2 रिएक्शन। मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूं ताकि आप कुछ क्वेश्चन इसके कर पाओ, फिर ये पूरी तरह से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में। देखो मैंने कैसे याद कर रखा है, आप भी वैसे याद कर लीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा। SN1 को आप पर्सनल लेवल पर ऐसे लिखना शुरू कीजिए, बस और कुछ नहीं।
सब कुछ याद हो जाएगा। और SN2 को पर्सनल लेवल पर ऐसे लिखना शुरू कर दीजिए, इससे आपको काफी हद तक सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, कहीं लिखना है तो SN2 ऐसे लिखना, बट पर्सनल लेवल पर याद रखना। अब इससे क्या क्या मुझे पता लगता है कि SN1 में इंटरमीडिएट, पहले रिएक्शन करो, इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनता है। ठीक है, जबकि इसमें इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनती है। कैसे बनती है, क्या बनती है, बाद में देखेंगे। अब कार्ब कैटायन बनता है तो SN1 तब होगी जब स्ट्रॉन्ग, मतलब ज्यादा स्टेबल कार्ब कैटायन बनेगा। तो कौन सा कार्ब कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री वाला या वो कार्ब कैटायन जो रेजोनेंस से स्टेबल है ना, वही। उससे ज्यादा क्या होगा, वेल तो मैं कहता हूं रिएक्टिविटी ऑर्डर, कार्ब कैटायन बनता है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री कार्ब कैटायन सबसे ज्यादा होगा, और फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। जबकि इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे जाएगा, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो स्टेरिक हिंड्रेंस की बातें होती हैं, और स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो रिएक्शन कम हो जाएगी। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में 1 डिग्री ज्यादा होगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये सब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो मोटी मोटी बात जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं वो सिर्फ इतनी सी है कि SN1 मैकेनिज्म के लिए कार्ब कैटायन 3 डिग्री होना चाहिए, 3 डिग्री हो या रेजोनेंस से स्टेबल हो, तो आपके पास SN1 मैकेनिज्म होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। ये याद रखना, तभी मजा आएगा। बाद में क्लियर करूंगा, पहले तो कंफ्यूज करूंगा सही में। लिखिए क्वेश्चन, देखिए क्या क्या है। पहला, प्लस HBr क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां माइनस, यहां प्लस, प्लस माइनस, इस माइनस पे ये अटैक करेगा, मिथेनॉल प्लस CH3Br, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए HI की रिएक्शन कराइए, अगेन यहां से बॉन्ड टूटा, यहां माइनस, यहां प्लस, H प्लस माइनस, इस पर ये ने अटैक करा, CH3OH प्लस CH3I, कोई दिक्कत नहीं। लिखते चलिए, ठीक है, ठीक है। अब इसको अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि ये एक्सेस में है, एक्सेस में मतलब ये रिएक्शन एक बार और करानी पड़ेगी आपको, ये तो बन जाएगा, बट एक स्टेप और जाएगा HI का, और एक और स्टेप जाएगा तो वाटर निकल जाएगा, यहां पे आके रिएक्शन रुकेगी। इजी लग रहा है, शाबाश। अगली रिएक्शन देखिए, प्लस HI कराइए, क्या बनेगा, सिंपल आपने करा होगा, यहां से ये तोड़ा, ये प्लस करा, ये माइनस, ये प्लस,
इस माइनस पे ये अटैक कराया, बट देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है। इसका मैकेनिज्म फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म को। कैसे करता है वो देखना पड़ेगा आपको। सुनिए, सबसे पहले आपके पास HI होता है जो टूटेगा H प्लस I माइनस में। सेकेंड स्टेप में इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है तो H प्लस आएगा, इस पे जुड़ जाएगा, कह सकते हैं प्रोटोनेशन हुआ है ईथर का। यहां तक भी बात सही है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, ये जो बना है H प्लस का अटैक हो गया I माइनस का। अब I माइनस उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, जहां पर यह आसानी से जुड़ सकता है। अगर हम बात करें यहां पर, यह बड़ा साइज है और यह छोटा साइज है। अगर I माइनस यहां पर आकर के अटैक करना चाहेगा तो इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, जबकि I माइनस यहां पर इजीली अटैक करेगा। यहां पर है मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, यहां पर है लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो एक स्टेज बनती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जिसको मैंने यहां पर इन दो डॉट से दिखाया था। क्या बनता है देखिए इधर, इधर से I माइनस इस कार्बन पर जुड़ना शुरू करता है और इधर से ये वाला बॉन्ड टूटना शुरू करता है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कार्बन की तरफ देखिए, 3 हाइड्रोजन और ये 2 बॉन्ड, पेंटावैलेंट स्टेट में ये कार्बन है, जबकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड ये जुड़ना शुरू करता है, ये टूटना शुरू करता है और एट द एंड ये आपका अलग हो जाएगा पूरा और CH3I बन जाएगा। ये रहा, कौन सा मैकेनिज्म हुआ, SN2। लिखिए, इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट। अब कई लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा कि क्या मतलब क्या है। ठीक है, बन तो गया। मैं तुम्हें बताता हूं तुमने क्या चीज मिस करी। देखो, आपको मैंने क्वेश्चन दिया था CH3 CH2O CH3, मैंने कहा था HI से रिएक्शन कराओ। हो ये भी सकता था कि आप बॉन्ड यहां से तोड़ देते, यहां माइनस और यहां प्लस कर देते और यहां पर I माइनस ये H प्लस, इस प्लस पे ये माइनस अटैक करता और आपके पास कंपाउंड बन जाता ये देखिए, एक ही रिएक्टेंट के 2 कंपाउंड पॉसिबल है। ये बना है SN1 मैकेनिज्म से और ये बना है SN2 मैकेनिज्म से, लेकिन यहां पर SN1 मैकेनिज्म नहीं होता है, इसीलिए हमारे पास ये रिएक्शन हुई है। कि सर हमें कैसे पता लगेगा, अभी पता करवाएंगे। पहले लिखिए, सुनिए, इससे पहले वाले जितने भी थे सब में हुआ SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप तो यह होगा कि आपको डिसाइड करना है, आपके पास जो भी मैं कंपाउंड दूं इसको दोनों तरफ से तोड़ करके देखिए रफ में। आप यहां से तोड़िए और यहां से तोड़िए। जब मैं यहां से तोड़ता हूं तो मेरे पास बनेगा CH3 CH2 प्लस, जब मैं यहां से तोड़ूंगा तो CH3 प्लस। क्या इन दोनों में से कोई भी 3 डिग्री कार्ब कैटायन है? क्या ये 3 डिग्री कार्ब कैटायन है? क्या ये है? नहीं है। क्या कार्ब कैटायन स्टेबल है?
ड्यू टू रेजोनेंस। दिख रहा है आपको रेजोनेंस? नहीं। अगर ये दो कंडीशन नहीं है तो द कंपाउंड विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म के लिए ये दो कंडीशन होनी चाहिए। क्लियर? लिख लीजिए। इसीलिए मैंने, अच्छा, SN2 मैकेनिज्म होना चाहिए कि सर SN2 मैकेनिज्म का मतलब क्या है? SN2 मैकेनिज्म का मतलब यह है कि आयोडीन छोटे वाले के साथ जाएगा। SN रटवा देता हूं पूरा ये। इसका मतलब है कि आयोडीन छोटे वाले के साथ जाएगा। दिक्कत यही है ना, इसमें आयोडीन किसके साथ गया है? इसके साथ। अगर ये SN1 होता, SN2 है, तो आयोडीन किसके साथ गया है? छोटे वाले के साथ। तो हमें कैसे पता लगेगा SN1 है या SN2 है? ये पता लगेगा इस कंडीशन से। ये दो कंडीशन की वजह से हमें पता लग गया कि ये SN2 मैकेनिज्म शो करेगा, और SN2 मैकेनिज्म शो करने का मतलब आयोडीन छोटे वाले के साथ जाएगा। बस इसको लिखिए, फिर इसकी प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में कराते हैं।